is Radhika Kaur with the session number 8 of your chapter gravitation, and in this session we are going to discuss about thrust and pressure. एक्चुअली जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक और पार्ट आता है दैट इज फ्लोटेशन. क्लियर? जब भी हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्लोटेशन है वो भी हमारा जो चैप्टर है उसमें कंबाइंडेड रहता है. क्लियर? तो हम क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशन के साथ साथ फ्लोटेशन भी स्टडी करने वाले हैं. लास्ट ईयर तक क्या था? लास्ट ईयर तक सिलेबस में चेंजेस थे, दैट इज हाफ ईयरली एंड एनुअल दोनों का टर्म वाइज सिलेबस रहता था, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन एक टर्म में आता था, फ्लोटेशन नेक्स्ट टर्म में आता था. बट अभी क्या हो गया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशन फ्लोटेशन दोनों ही एनुअल्स में आते हैं. दैट्स वाई मैंने ये जो सेशन है कंबाइंडली ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन का बना दिया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हमारा फ्लोटेशन और ग्रेविटेशन दोनों एक साथ ही कंबाइंडेड है. क्लियर? तो जब फ्लोटेशन की बात करते हैं तो फ्लोटेशन में सबसे पहले जो चीजें हम पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम थ्रस्ट के बारे में और प्रेशर के बारे में. तो पहले हम समझ लेते हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होते हैं. क्लियर? नाउ बात आती है पहले थ्रस्ट क्या होती है. थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. थ्रस्ट क्या होती है? एक फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर. क्लियर? यदि किसी ऑब्जेक्ट पे उसके सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग गई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट. क्लियर? इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. और जो थ्रस्ट है उसका इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? उसका इफेक्ट इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो एरिया है दैट इज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, उस एरिया पे जिस पे वो लगती है. इज दैट क्लियर टू यू? That thrust is the force acting on an object perpendicular to its surface, and effect of thrust depends on the area on which it acts. Now there is a question कि जो thrust है उसकी अब यूनिट क्या होगी. अभी देखो, अभी मैंने बताया आपको कि thrust क्या होती है? फोर्स होती है, तो ऑब्वियसली उसकी यूनिट भी क्या होगी? जो फोर्स की यूनिट होती है. So the unit of thrust is the same as that of force, that is the SI unit of thrust is Newton, that is N, capital N. तो सिंपल है, जो फोर्स की यूनिट होती है वही हमारी थ्रस्ट की यूनिट्स होंगी. क्लियर? एंड थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी? अब देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी डायरेक्शन भी होती है. थ्रस्ट एक फोर्स है, फोर्स है दैट इज उसकी एक मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होगी. ऑब्वियसली ये डायरेक्शन हमें पता होगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, किस डायरेक्शन में थ्रस्ट अप्लाई हो रही है. दिस इज द रीजन जो थ्रस्ट है उसकी यूनिट भी होती है, आई मीन उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है. इसीलिए जो थ्रस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट प्रेशर. प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई भी यूनिट एरिया है ऑब्जेक्ट का, दैट इज वन यूनिट एरिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस पे जो फोर्स लगती है परपेंडिकुलरली, उस पे जो फोर्स लगती है उसी को हम प्रेशर कहते हैं. क्लियर? दैट प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई मीन टू से इसको हम मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज P इज इक्वल्स टू F अपॉन A. अब जो फोर्स है वो थ्रस्ट के बराबर होती है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया भी हम लिख सकते हैं. क्लियर हुआ? That pressure is equals to force upon area, और we can say pressure is equals to thrust upon area. तो समझ आ गया प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है. तो ये वाली चीज थी, हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में स्टडी की. ये भी हमने देखा कि प्रेशर और थ्रस्ट में क्या रिलेशन होता है. रिलेशन ये होता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, और वी कैन से थ्रस्ट इज इक्वल्स टू होता है प्रेशर इनटू एरिया. क्लियर? अब बताती है जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या होती है. SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जो प्रेशर है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर? क्यों? क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, एरिया की मीटर स्क्वायर हो गई, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, और उसे हम कैपिटल P स्मॉल a दैट इज पास से हम उसे PA से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? That the SI unit of pressure is Newton per meter square, which is also called Pascal. Also, pressure is a scalar quantity. जो pressure है वो एक scalar quantity होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे force per unit area है, that is वहाँ पे direction clearly नहीं होती, वहाँ पे magnitude तो होता है but direction
डिफाइनाइट नहीं होती। दिस इज द रीजन जो प्रेशर है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। Actually, it is clear that the same force can produce different pressure depending on the area over which it acts. Simply बात है कि एक ही फोर्स डिफरेंट प्रेशर्स को प्रोड्यूस कर सकती है इस बेसिस पे कि क्या एरिया है हमारे पास, कौन सा एरिया अवेलेबल है जिस पे हमारी फोर्स एक्ट हो रही है, क्लियर, जिस पे हमारी फोर्स लग रही है। The same force acting on a smaller area exerts a large pressure while a force on a larger area exerts a स्मॉलर प्रेशर। सिंपल है, कोई भी सेम फोर्स जो किसी भी स्मॉलर एरिया पे एक्सर्ट हो रही है वो क्या करेगा, वो लार्ज प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और यदि कोई भी फोर्स लार्जर एरिया पे एक्सर्ट कर रही है तो वो ऑब्वियसली स्मॉलर, दैट इज यदि स्मॉल एरिया पे किसी फोर्स को लगा रहे हैं तो वो लार्ज प्रेशर क्रिएट करेगी। यदि उसी सेम फोर्स को हम किसी लार्जर एरिया पे लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो स्मॉलर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्लियर। तो ये बात हो गई हमारी कि जो प्रेशर है वो कैसे लगता है, फोर्स के थ्रू हम प्रेशर को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे जो प्रेशर है बॉडी पे कब स्मॉल एक्सटेंट में होगा कब लार्ज में होगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो प्रेशर है उसकी कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। सम डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर, द हैंडल्स ऑफ बैग्स, suitcase etc. are made broad so that the small pressure is exerted on the hand. Clear? सिंपल सी बात ये है कि जो बैग्स हैं, क्लियर, जो सूटकेस है, उनके जो हैंडल्स होते हैं उन्हें ब्रॉड बनाया जाता है। ब्रॉड बनाया मतलब उन्हें काफी वाइड बनाया जाता है। उसका सिंपल सा रीजन ये है, सो दैट द स्मॉल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द हैंड, ताकि जो हैंड है उस पे स्मॉल प्रेशर एक्सर्ट हो। यदि वो स्मॉल होते हैं तो क्या होता है, हैंड पे ज्यादा प्रेशर लगता है, उन्हें कैरी करने में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दिस इज द रीजन जितने भी हमारे बैग, सूटकेस वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं उन्हें ब्रॉड बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी, बिल्डिंग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड फाउंडेशन सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बिकम्स लेस। जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें हम ब्रॉड फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, उनमें हम फाउंडेशंस का यूज करके उन्हें बिल्डअप करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस ग्राउंड पे हम बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, जिस ग्राउंड पे हम बिल्डिंग को बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं लगे। क्योंकि यदि ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो ग्राउंड पे ज्यादा अफेक्ट करेगा और उससे पॉसिबल है जो बिल्डिंग है वो स्टेबल ना रहे, और जो बिल्डिंग है वो थोड़े टाइम बाद वो डैमेज हो जाए। दिस इज द रीजन कि जो हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें हम ब्रॉड फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो प्रेशर वहां पे एक्सर्ट हो रहा है ग्राउंड पे वो लेस हो जाए। क्लियर। That buildings are provided with broad foundations so that the pressure exerted on the ground becomes less. Also, railway tracks and nails are provided with sharp pointed ends to reduce the area and hence to increase the pressure. जितने भी रेलवे ट्रैक्स हुए, नेल्स हुए, उनमें क्या होता है, उनमें शार्प पॉइंटेड एंड्स होते हैं उनके। आपने देखा है जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो शार्प पॉइंटेड एंड्स रहते हैं उनकी। जो नेल्स हैं, सिंपली आप अपने घर में भी आपने देखा होगा, नॉर्मली जो नेल्स होते हैं उसकी तो उसका शार्प पॉइंटेड होते हैं वो। उसका सिंपल सा रीजन होता है टू रिड्यूस द एरिया, जो एरिया है उनका रिड्यूस हो जाए। एरिया रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होता है कि जो प्रेशर है वहां पे इंक्रीज जाए। क्लियर, समझ आया? That railway tracks and nails are provided with sharp pointed ends to reduce the area and hence to increase the pressure. Is that clear to you? अब बात करते हैं जो pins हैं, needles हैं, nails हैं, they are also provided with sharp pointed ends to reduce the area so that with lesser force more pressure is exerted. जितनी भी हमारी pins हुई, needles हुई, nails हुई, सबको sharp pointed रखते हैं ताकि एरिया कम हो जाए। sharp pointed रहेंगी तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो लेसर फोर्स होगी। जब लेसर फोर्स होगी तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपली इसीलिए क्या करते हैं हम, जितने भी पिन्स हैं, निडल्स हैं, नेल्स हैं, उनको शार्प पॉइंटेड रखते हैं ताकि जो प्रेशर है वो ज्यादा एक्सर्ट हो पाए, फोर्स कम लग पाए। क्लियर। ऑल्सो कटिंग टूल्स हैव शार्प एज टू रिड्यूस द एरिया सो दैट विद लेसर फोर्स मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड। जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं, दैट इज जो नाइफ वगैरह रहते हैं, उनके शार्प एजेस होती है। शार्प एजेस क्यों होते हैं, शार्प एजेस होने की वजह से एरिया रिड्यूस होगा। एरिया रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, लेसर फोर्स होगी। क्लियर। जब फोर्स कम होगी तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो क्लियर है, जितनी भी चीजों को हम शार्प रखते हैं उसका सिंपल सा रीजन यही होता है, हम क्या चाहते हैं कि वहां पे एरिया रिड्यूस हो जाए ताकि फोर्स कम हो
और फोर्स कम रहने की वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो, हमें जो कंडीशन चाहिए हमें वो कंडीशन प्रॉपर्ली मिल पाए। तो क्लियर हुआ ये सारी एप्लीकेशंस। ऑल्सो प्रेशर इन ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग देन ही इज स्टैंडिंग, बिकॉज इन केस ऑफ वॉकिंग द इफेक्टिव एरिया इज लेस। आपने देखा है कभी भी कोई पर्सन जब वॉक करता है और स्टैंड करता है तो जो वॉकिंग के टाइम पे उसका जो प्रेशर होता है ग्राउंड पे वो ज्यादा होता है देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ वॉकिंग द इफेक्टिव एरिया इज लेस। सिंपल है, जब हम वॉक करते हैं तो जो इफेक्टिव एरिया होता है वो लेस होता है ना। हमने 1 फीट रखा, उसके बाद वो फीट उठा के नेक्स्ट स्टेप रखी, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप रखी, तो जो एरिया इफेक्ट हो रहा है वो लेस है। वो एरिया लेस होने की वजह से वहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। जबकि जब स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो क्या होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में इफेक्टिव एरिया ज्यादा होता है। इफेक्टिव एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन दैट प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग। क्लियर? अब बात आती है that depression is much more when a man stands on the cushion than when he lies down in it, because in a standing case area is lesser than the lying case. अभी देखो कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे यदि कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है और लाइंग पोजीशन में है, क्लियर, तो स्टैंडिंग पोजीशन में जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा देन लाइंग केस से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में जो एरिया वो इफेक्ट कर रहा है वो कम होगा। एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। जबकि यदि पर्सन लाइंग पोजीशन में है तो एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, एरिया ज्यादा होने की वजह से जो प्रेशर है वो कम लगेगा। क्लियर? दिस इज द रीजन जो डिप्रेशन है वो कब ज्यादा होता है, इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टेंड्स ऑन द कुशन देन ही लाइज डाउन ऑन इट। क्लियर हुआ ये भी? अब बात आती है द ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स सो दैट देयर इज लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। जितने भी हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं, आपने देखिए ब्रॉड टायर्स होते हैं। जितने भी ट्रक्स वगैरह भी होते हैं उनके भी टायर्स ब्रॉड रहते हैं। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज द टायर्स डू नॉट सिंक इनटू कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड, ताकि जो टायर्स हैं उनका एरिया ज्यादा हो, ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर कम लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो टायर्स हैं वो सिंक नहीं करेंगे सॉफ्ट ग्राउंड फील्ड में। दैट इज यदि कोई भी आपने देखा जैसे हमारे फील्ड्स होते हैं जो हम एग्रीकल्चरल फील्ड यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स का वहां पे यूज ज्यादा होता है। क्लियर? अब वहां पे सॉइल रहती है, सॉफ्ट सॉइल प्रेजेंट रहती है। यदि ट्रैक्टर्स के जो टायर्स हैं वो ब्रॉड नहीं होते तो क्या होता, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता, ग्राउंड में प्रेशर ज्यादा लगता, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसमें ट्रैक्टर्स के जो टायर्स हैं वो सिंक हो जाते। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रैक्टर्स हैं उनके जो टायर्स हैं उनको हम ब्रॉड रखते हैं। क्लियर? नाउ talking about some numericals, so there is a numerical that force of 200 Newton is applied to an object of area 4 meter square. Clear? Find the pressure. Force क्या given है हमें, 200 Newton given है, एरिया हमें 4 मीटर स्क्वायर given है, तो प्रेशर फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, इज इक्वल टू क्या हो गया 200 अपॉन 4, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो सिंपल था, इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया प्रेशर कितना आ जाएगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज explain why camel walks easily on a sandy surface than a man in spite of the fact that a camel is much heavier than a man। आपको सिंपली ये बताना है कि जो सैंडी सरफेस होता है उस पे कैमल इजीली क्यों वॉक कर सकता है मैन से, इवन मैन, जबकि कैमल है उसका जो वेट है वो हैवियर होता है। You have to answer that and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the feet of camel are larger and so cover larger area. जो कैमल है उसके जो फीट होते हैं वो मैन के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, जिसकी वजह से वो लार्जर एरिया कवर करते हैं, विच रिजल्ट्स इनटू लो प्रेशर। जब एरिया लार्ज है तो इसका मतलब प्रेशर लो लगेगा, तो जब सैंड पे प्रेशर लो लगेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इजीली जो कैमल है वो वॉक कर पाएगा, जबकि जो मैन है वो सिंक फील करता है। क्लियर? क्योंकि जो मैन है उसके जो लेग्स हैं, उसके जो फीट्स हैं वो कैमल के कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं। क्लियर? दैट द फीट ऑफ कैमल आर लार्जर
and so cover larger area, which results into low pressure on sand bed as compared to human beings and enables them to walk easily on sand without sinking. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में स्टडी किया, प्रेशर की डेली लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया, और नॉर्मली हमने प्रेशर के एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके डिसाइड किया कि न्यूमेरिकल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. I think this is enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.